हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रीति शर्मा लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से आपके साथ जुड़ रही हूं और आज हम डिस्कस करेंगे लाइब्रेरी साइंस का नया टॉपिक रेफरेंस सोर्सेज। और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि रेफरेंस सोर्सेज होते क्या हैं, इनके टाइप्स क्या हैं, इनके नीड क्या है और इनके यूजेस क्या हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रेफरेंस सोर्सेज होते क्या हैं। तो रेफरेंस सोर्सेज एक प्रकार की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है जो कि विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में विभिन्न आयामों में होती है। जैसे कि कोई भी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका मतलब क्या है और इसका हम प्रयोग कैसे कर रहे हैं। और यह प्रकार की संक्षिप्त तथ्यात्मक और सत्य जानकारी होती है जो कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी टर्म से रिलेटेड होती है और एक संक्षिप्त यानी ब्रीफ होती है। और अगर हम बात करें रेफरेंस सोर्सेज तो एक ये बुक के फॉर्म में भी हो सकती है, सीरियल के फॉर्म्स में भी हो सकती है, ये इंटरनेट के फॉर्म में भी हो सकती है और डेटाबेसेस के भी फॉर्म में हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी नीड क्या है। और नीड की बात करें तो जनरली हम डे टू डे लाइफ में इसको यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं या कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो कुछ टर्म्स ऐसे आते हैं जो कि हमें जिनके बारे में जानकारी नहीं होती है, उन्हें हमें कहीं ना कहीं से देखना होता है ताकि हमें उसका मतलब समझ में आ सके। तो हम जिस माध्यम से उसका मतलब समझते हैं उन्हें हम रेफरेंस सोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें कोई वोकैब्स नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्ट डिक्शनरी के माध्यम से उस शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। तो जो डिक्शनरी है वो रेफरेंस बुक कहलाती है और यही अगर हम इंटरनेट पे उस पर्टिकुलर शब्द को ढूंढ रहे हैं तो वो एक रेफरेंस सोर्स कहलाता है। तो ये एक जरूरत है रेफरेंस सोर्सेज की डे टू डे लाइफ में, क्योंकि हम कोई भी शब्द पढ़ रहे हैं या कोई भी किताब पढ़ रहे हैं या कोई भी लिखने का कार्य कर रहे हैं तो हमें कुछ टर्म्स होते हैं जो कि हमें रेफरेंस सोर्सेज के माध्यम से हमें उनके समझने की जरूरत होती है। तो ये रेफरेंस सोर्सेज की नीड थी। अब हम इसके पर्पस और इसके यूजेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे हम यूज करते हैं। तो जनरली ये जो रेफरेंस सोर्सेज होते हैं एक प्रकार के सलाहकार होते हैं या एक प्रकार के पथ प्रदर्शक होते हैं जिनके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होती है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब कि कुछ लिंक्स दिए होते हैं कि इस लिंक पे भी जाके आप आगे भी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस लिंक के माध्यम से उस पर्टिकुलर टर्म के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, एक प्रामाणिक इन्फॉर्मेशन होती है। और क्योंकि ये जो रेफरेंस सोर्सेस होते हैं वो एक स्टैंडर्ड मानकों के ऊपर बने होते हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें प्राप्त होती है वो एक ऑथेंटिक होती है, एक सत्य इन्फॉर्मेशन होती है और इसके जो तथ्य होते हैं वो जहां तक होते हैं वो सत्य ही होते हैं। तो ये एक प्रकार के यूजेस हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये बहुत ज्यादा हम लोग लाइब्रेरी में यूज करते हैं इन रेफरेंस सोर्सेज का। और रेफरेंस सोर्सेज का प्रयोग लाइब्रेरी के स्टाफ या लाइब्रेरियन द्वारा किया जाता है अत्यधिक मात्रा में। और इसका प्रयोग हम अपने यूजर्स की क्वेरी को शॉर्ट आउट करने में करते हैं। और जो रेफरेंस सोर्सेज के माध्यम से हम अपने यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं वो रेफरेंस सर्विसेज कहलाती हैं। और ये भी दो प्रकार की होती है, रेडी रेफरेंस सोर्सेज और लॉन्ग रेंज रेफरेंस सोर्सेज। तो रेडी रेफरेंस सोर्सेज में जो इंसाइक्लोपीडिया, डायरेक्टरीज, डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडिया या फिर जो अल्मेनाक, मैनुअल्स, थिसारस, इस सारी चीजें रेडी रेफरेंस सोर्सेज के अंतर्गत आती हैं। और यही आज रेडी रेफरेंस सोर्सेज के बारे में हम आज इसमें पढ़ेंगे। अगर हम लॉन्ग रेंज की बात करें तो इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विसेज या फिर ट्रांसलेशन सर्विसेज लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज होती हैं जो कि हम अपने यूजर्स को प्रोवाइड कराते हैं। तो इस लेक्चर में हम रेडी रेफरेंस सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो रेफरेंस सोर्सेज होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो जनरली इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है, स्टैंडर्ड रेफरेंस सोर्सेज, लोकल रेफरेंस सोर्सेज और अदर रेफरेंस सोर्सेज। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड रेफरेंस सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने बताया ये कि स्टैंडर्ड नेशनल और इंटरनेशनल मानकों पे आधारित होते हैं और ये भी आगे विभिन्न भागों में विभाजित किए गए हैं, जैसे कि डिक्शनरीज, डायरेक्टरीज, इंसाइक्लोपीडिया, एयर बुक, अल्मेनाक, मैनुअल्स, जियोग्राफिकल एंड बायोग्राफिकल सोर्सेज और हैंडबुक। तो इसे हम अभी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टरीज और डिक्शनरीज ये सारी क्या क्या चीजें होती हैं। तो डिक्शनरी की बात करें तो जो डिक्शनरी टर्म है वो लैटिन वर्ड डिक्शनेरियम से लिया गया है जिसका मतलब शब्द या फ्रेज होता है। और इसका प्रयोग सबसे पहले प्राचीन ग्रीक और रोमन लोगों द्वारा किया गया था। और डिक्शनरीज भी विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि जनरल लैंग्वेज डिक्शनरी जो कि सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि किसी भी हिंदी टू हिंदी यानी कि कोई भी क्लिष्ट वर्ड होगा वो उसको आसान भाषा में समझाया जाता है जनरल लैंग्वेज डिक्शनरीज में।
और बायलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल डिक्शनरीज। तो मल्टीलिंगुअल डिक्शनरीज, बायलिंगुअल डिक्शनरीज। तो बायलिंगुअल डिक्शनरीज यानी कि 2 भाषा में अवेलेबल होती है, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी। और मल्टीलिंगुअल यानी कि 2 से ज्यादा भाषाओं में, यानी कि जैसे कि इंग्लिश टू हिंदी टू उर्दू। तो एक प्रकार का मल्टीलिंगुअल डिक्शनरीज कहलाती है। और सब्जेक्ट डिक्शनरीज, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सब्जेक्ट डिक्शनरी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आधारित होती है, जो कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी वोकैब्स होती हैं वो उसमें गिवन होती हैं। और एग्जांपल की बात करें तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी इसका एक अच्छा एग्जांपल है, जिसमें कि लॉ से रिलेटेड जितनी भी वोकैब्स होती है वो ब्लैक लॉ डिक्शनरीज में अवेलेबल होती है। और स्पेशल पर्पस डिक्शनरीज, जिसको बनाने का उद्देश्य ही स्पेशल होता है और ये पर्टिकुलर विभिन्न विषयों पर बनाई जाती हैं, जैसे कि एब्रीविएशन या फिर किसी भी साइन और सिंबल के अर्थ को समझने के लिए, या फिर होमोनोम्स पे आधारित होती हैं, या प्रोवर्ब्स पे, कहावतें और लोकोक्तियों पर आधारित होती हैं। तो ये स्पेशल पर्पस डिक्शनरीज कहलाती हैं। तो ये हमने डिस्कस किया कि डिक्शनरीज के टाइप्स क्या होते हैं और डिक्शनरीज क्या होती हैं। और अभी हम डिस्कस करते हैं कि डायरेक्टरीज क्या होती हैं। डायरेक्टरीज तो हम सभी जानते हैं कि डायरेक्टरीज एक लिस्ट ऑफ नेम्स होते हैं, जिसमें कि नाम के साथ साथ कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी गिवन होती है। लेकिन जनरली इसके टाइप्स की बात करें तो ये 2 भागों में डिवाइड होती हैं। जनरल डायरेक्टरीज, जैसे कि टेलीफोन डायरेक्टरी, और स्पेशल डायरेक्टरीज। तो स्पेशल डायरेक्टरीज भी 3 भागों में डिवाइड की गई है: एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, प्रोफेशनल्स डायरेक्टरीज और ट्रेड एंड बिजनेस डायरेक्टरीज। तो जो एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट डायरेक्टरीज होती है उसमें एकेडमिक्स और रिसर्च की कोर्स डिटेल के साथ साथ उनके इंस्टीट्यूशन के ऑफिसेस और जो उनके कॉन्टेक्ट होते हैं उनकी डायरेक्टरीज होती है, डिटेल्स होती है। और जो प्रोफेशनल डायरेक्टरीज होती है, जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी यूनिवर्सिटीज के होते हैं, तो उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स इस प्रोफेशनल डायरेक्टरीज में गिवन होती है। और ये तीसरी की बात कर रहे हैं ट्रेड एंड बिजनेस डायरेक्टरीज की। तो इसमें जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिसेस, हेड ऑफिसेस और कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन होती है। और इसका कोठारी इंडस्ट्रियल डायरेक्टरी एक अच्छा एग्जांपल है। तो ये डायरेक्टरीज के बारे में था। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया रेफरेंस सोर्सेज के बारे में। तो इंसाइक्लोपीडिया हम जानते हैं विश्वकोश कहलाता है और एक इंफॉर्मेशन बैंक है, जिसमें कि विश्व की समस्त जानकारियों का लेखा जोखा होता है, जो कि सारांश फॉर्म में होता है, समरी और एक शॉर्ट फॉर्म में, एक संक्षिप्त फॉर्म में होता है। और जो इंसाइक्लोपीडिया होती है वो अल्फाबेटिकली अरेंज होती है। और अभी इसके थोड़ा हिस्ट्री में आते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया कहाँ से टर्म आया। तो इंसाइक्लोपीडिया टर्म जो है वो क्लासिकल ग्रीक वर्ड है, जिसे इनकाइक्लोपीडिया कहते हैं और जिसका मतलब जनरल नॉलेज होता है, यानी कि सामान्य ज्ञान। सबसे पहले इंसाइक्लोपीडिया 77 ईस्वी में प्लिनी एल्डर द्वारा लिखी गई थी, जिसका नाम नेचुरलिस हिस्टोरिया यानी कि प्राकृतिक इतिहास था। और इंसाइक्लोपीडिया में समस्त विश्व की जानकारी इन शॉर्ट फॉर्म में दी होती है और एक ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है। और जनरली इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जनरल इंसाइक्लोपीडिया और सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया। जनरल इंसाइक्लोपीडिया में जितनी भी फील्ड ऑफ नॉलेज हैं, जितनी भी विज्ञान की शाखाएं होती हैं, वो सारी इसमें उनकी शब्दावली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दी हुई है। और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है वो 32 वॉल्यूम्स में अवेलेबल है, जिससे कि हम विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जो शब्दावली है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया की बात करें तो विभिन्न सब्जेक्ट को कवर्स करती है, जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो भी टर्म्स हैं वो सारे इसमें आपको उसके मीन्स देखने को मिलते हैं। तो ये इंसाइक्लोपीडिया के बारे में था। और अभी हम डिस्कस करते हैं कि ईयर बुक क्या होती है। ईयर बुक एक प्रकार का सालाना रिकॉर्ड होता है, जिसमें कि साल भर में जितनी भी घटनाएं, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो या फिर फाइनेंस से रिलेटेड हो, वो सारे इवेंट्स का लेखा जोखा दिया होता है। और ये जनरली 3 प्रकार के होते हैं: इंटरनेशनल ईयर बुक, नेशनल ईयर बुक और सब्जेक्ट ईयर बुक। तो इंटरनेशनल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितनी भी वर्ष भर में घटनाएं होती हैं वो दी होती हैं, और नेशनल में राष्ट्रीय स्तर पे जो भी घटनाएं होती हैं वर्ष भर में वो दी होती हैं। और नेशनल की बात करें तो इंडिया 2020 एक ईयर बुक है और ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। और स्टेट्समैन ईयर बुक 2020 जो कि इंटरनेशनल ईयर बुक कहलाती है। और कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि स्टेट्समैन ईयर बुक क्या है, तो ये एक ईयर बुक है, ये नेट में कभी पूछा गया है और इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज डिस्कस की। और सब्जेक्ट ईयर बुक की बात करें तो सब्जेक्ट ईयर बुक में जो भी साल भर में जो भी R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो भी वर्क मतलब होते हैं, मतलब जो भी डेवलपमेंट वर्क होते हैं, तो वो सारे उसमें गिवन होते हैं। और मैग्रा हिल ईयर बुक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी
एक सब्जेक्ट ईयरबुक का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये भी कभी कभी पूछ जाता है कि मैकग्रा हिल ईयरबुक किस कैटेगरी के अंदर आती है, रेफरेंस सोर्सेज है या फिर इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस में विभिन्न पेपरों में बनते हैं। तो ये अभी हमने डिस्कस किया कि ईयरबुक क्या होते हैं, और ये अभी हम डिस्कस करते हैं ये आल्मनेक को हिंदी में पंचांग बोलते हैं। और इसमें जो भी ग्रह नक्षत्रों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो दी होती है, और इसी के द्वारा ही हम मुहूर्त और इन सब चीजों का निकालते हैं। और साथ ही साथ इसमें विभिन्न फील्ड से रिलेटेड कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं, जैसे कि डेमोग्राफी रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड जो जानकारियां होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो भी इसमें वर्णित होती हैं। द वर्ल्ड आल्मनेक एंड बुक ऑफ फैक्ट्स 2020 इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है आल्मनेक का, यानी कि जो पंचांग है उसका एक एग्जाम्पल है। और मैनुअल की बात करें तो मैनुअल एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है या फिर गाइड होती है, जिसके माध्यम से हम कोई भी टास्क को कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो मशीन मैनुअल हम देखते हैं, कोई भी मशीन के साथ में उसका मैनुअल दिया होता है, चाहे वो एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन कुछ भी हो, और जिसके माध्यम से हम किसी मशीन को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसे फिक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में भी सेम मैनुअल हमें गिवन होता है, और जिसमें स्टेप टू स्टेप इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि हम उस पर्टिकुलर मशीन को या किसी सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करें। तो ये मैनुअल था। और ये अब डिस्कस करते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में। तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेज भौगोलिक स्थिति होती है, किसी राज्य की हो सकती है, किसी देश की हो सकती है, किसी भी शहर की हो सकती है, और इसे विभिन्न टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मैप्स, एटलस और ग्लोब्स। मैप्स यानी कि मानचित्र कहते हैं, और इसे पिक्टोरियल यानी चित्र के फॉर्म में माउंटेन्स, फॉरेस्ट और जो झील, नदियां, उन सब का वर्णन होता है। मैप्स भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे फिजिकल, पॉलिटिकल या फिर रोड मैप या फिर स्ट्रीट मैप, इस प्रकार के मैप्स अवेलेबल होते हैं। और एटलस की बात करें तो एटलस में विश्व के जितने भी मैप्स होते हैं, मानचित्र होते हैं, उनका वर्णन होता है। और ग्लोब एक क्लोन कह सकते हैं हम अर्थ का, और या फिर मॉडल कह सकते हैं अर्थ का, जिससे कि हम अर्थ के एक्चुअल रूप को समझ सकते हैं, और उसमें जो सीमाएं हैं, जो हमारी जो जल की सीमा है या जो हमारी थल की है, जो विश्व के जितने भी देश हैं उनकी सीमाओं और उनके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं गजेटियर के बारे में। तो गजेटियर क्या होता है? गजेटियर एक प्रकार से डिक्शनरी ऑफ जियोग्राफिकल नेम्स होते हैं। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के हो सकते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर सिटी के हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर देश के भी हो सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है, वो डेमोग्राफी यानी कि जनसंख्या से रिलेटेड या फिर उनके प्राकृतिक संसाधनों से रिलेटेड या फिर वहाँ के जो जनजाति होती हैं और जो रिसोर्सेस होते हैं, उन सब की जानकारी गजेटियर के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। और ये भी दो भागों में डिवाइड किया गया है इन्हें, नेशनल और इंटरनेशनल। नेशनल गजेटियर ऑफ इंडिया है, और इंटरनेशनल की बात करें तो मैरियम वेबस्टर जियोग्राफिकल डिक्शनरी एक गजेटियर का एक अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट बात करते हैं बायोग्राफिकल सोर्सेज की। तो बायोग्राफिकल सोर्सेज हम एग्जांपल से लेते हैं हुज एंड हुज 2020 एक बायोग्राफिकल सोर्स है। और हुज एंड हुज में जो भी फेमस पर्सनालिटीज हैं, यानी कि फेमस पर्सनालिटी की बात करें तो चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, म्यूजिक से रिलेटेड हो, डांस से रिलेटेड हो, एक्टिंग से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी प्रोफेशनल फील्ड से, चाहे वो पॉलिटिक्स से हो या फिर सोशल हो या इकोनॉमिक हो या फिर फिलोसफी से रिलेटेड हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड पर्सनालिटीज की बायोग्राफीज इसमें डिटेल में वर्णित होती है। और हुज एंड हुज 2020 एक बायोग्राफिकल सोर्सेज है। इस बायोग्राफिकल सोर्स के माध्यम से हम उन फेमस पर्सनालिटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हुज एंड हुज बहुत ही फेमस रेफरेंस सोर्सेज है। यूजीसी नेट में इसका क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये किस प्रकार का सोर्स है। और इसी में हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं गाइड बुक। तो गाइड बुक की बात करें तो गाइड बुक एक प्रकार की ट्रैवल गाइड होती है, जिसमें कि ट्रैवल संबंधी सारी जानकारियां होती हैं कि किसी पर्टिकुलर सिटी या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में जो भी हमारे घूमने लायक प्लेसेस होते हैं, म्यूजियम है, पार्क है या फिर पैलेसेस हैं, होटल्स और रेस्टोरेंट हैं, और जो हिस्टोरिकल साइट्स होती हैं वो सारी इसमें दी होती हैं। और साथ ही साथ उन तक पहुंचा कैसे जाए, और सारी फैसिलिटीज की, होटल्स की या रेस्टोरेंट की फैसिलिटीज भी अवेलेबल होता है। गाइड बुक के माध्यम से हम कहीं भी जाकर वहाँ के जो हमारे हिस्टोरिकल साइट हैं या जो भी घूमने की जगह है, वहाँ पर बिना किसी असुविधा के हम उसका आनंद ले सकते हैं। तो ये गाइड बुक ट्रैवल पर्पज से बहुत ही यूजफुल है, और फॉर्डर गाइड इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। और इसमें ही स्टैंडर्ड रेफरेंस सोर्सेज में सबसे लास्ट पॉइंट है हैंडबुक।
तो हैंडबुक जो टर्म है वो जर्मन वर्ड हैंडबुक से लिया गया है और इसका मतलब जो होता है वो स्मॉल बुक गिविंग यूजफुल फैक्ट, यानी कि एक छोटी किताब जिसमें कि हम यूजफुल फैक्ट्स हमें प्राप्त होते हैं और ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बेस्ड होती है और जिससे कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन इस हैंडबुक में जिसका वर्णन होता है, तो ये हैंडबुक कहलाती है। और ये मतलब जनरली कोर्स वर्क में हम लोग यूज करते हैं हैंडबुक का। तो ये हमने डिस्कस किया कि स्टैंडर्ड रेफरेंस सोर्सेज के बारे में। अब हम बात करते हैं लोकल रेफरेंस सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो लोकल रेफरेंस सोर्सेज की बात करें तो इसमें 3 टाइप्स हैं, कैटलॉग, सब्जेक्ट गाइड्स और बिब्लियोग्राफीज। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैटलॉग क्या होते हैं। तो कैटलॉग जनरली हम लोग लाइब्रेरीज में देखते हैं कि कैटलॉग एक ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट ऑफ कलेक्शन होता है जो कि हमें हेल्प करता है किसी भी पर्टिकुलर बुक्स को सर्च करने में। और ये हम सर्च कर सकते हैं बाय ऑथर, बाय एसबीएन, बाय आईएसबीएन और टाइटल के माध्यम से हम सर्च कर सकते हैं, ईयर ऑफ पब्लिकेशन के माध्यम से हम सर्च कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का रेफरेंस सोर्सेज है। और अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट गाइड के बारे में जो कि लोकल रेफरेंस सोर्सेज के अंतर्गत आता है। तो सब्जेक्ट गाइड जो टर्म है सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया द्वारा यूज किया गया, डेवलप किया गया। और जनरली ये जो सब्जेक्ट गाइड्स होती हैं वो रिसर्च फील्ड में यूज की जाती हैं और किसी भी सब्जेक्ट के रूप में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। और जब हमें कोई रिसर्च करनी होती है तो हम सब्जेक्ट गाइड का प्रयोग करते हैं। तो ये भी एक रेफरेंस सोर्स का अच्छा टाइप है। इसी में नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफीज। तो बिब्लियोग्राफीज हम जनरली बुक्स के पीछे देखते हैं। बिब्लियोग्राफीज जनरली एक लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस होती है जिसमें कि ऑथर की डिटेल और पब्लिकेशन टाइप और साथ ही साथ पब्लिकेशन पेज की भी डिटेल दी होती है। तो ये बिब्लियोग्राफीज के बारे में था। अभी हमने डिस्कस किया लोकल रेफरेंस सोर्सेज के बारे में जिसमें कि कैटलॉग, सब्जेक्ट गाइड और बिब्लियोग्राफीज के बारे में हमने डिस्कस किया। और अभी हम डिस्कस करते हैं अदर रेफरेंस सोर्सेज। तो जो भी स्टैंडर्ड रेफरेंस सोर्सेज और लोकल रेफरेंस सोर्सेज के बाद बचे हुए सोर्सेज होते हैं वो अदर रेफरेंस सोर्सेज के कैटेगरीज में आते हैं। और इससे भी आगे 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है जो कि इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग और डेटाबेसेस के रूप में वर्णित हैं। तो इंडेक्सिंग की बात करें, जब हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसके स्टार्टिंग के पेज में हमें इंडेक्सिंग देखने को मिलती है जिसकी अनुक्रमणिका कहलाती है। और इस अनुक्रमणिका के माध्यम से हम किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट कहाँ पे पेज इंगित है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये इंडेक्सिंग कहलाती है। एब्स्ट्रैक्टिंग की बात करें तो एब्स्ट्रैक्टिंग एक प्रकार की समरी होती है जिसमें कि बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स भी गिवन होती है और जिसके माध्यम से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को ट्रेस कर सकते हैं जिससे कि उसकी प्रामाणिकता को हम जांच सकते हैं। एब्स्ट्रैक्टिंग के माध्यम से हम ये भी समझते हैं कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल या फिर जो हम बुक पढ़ रहे हैं या फिर हम जो जर्नल पढ़ रहे हैं ये आगे हमें पढ़ना चाहिए, हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए एब्स्ट्रैक्टिंग सोर्सेज यूजफुल हैं। और लास्ट बात करते हैं लोकल रेफरेंस सोर्सेज के अंतर्गत डेटाबेसेस की। डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के डेटाबेसेस का वर्णन है जैसे कि वेब ऑफ साइंस, क्रीडो रेफरेंस और एप्सको। तो वेब ऑफ साइंस की बात करें तो ये अगर हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, कोई जर्नल लिख रहे होते हैं तो हमें इस रेफरेंस सोर्सेज को हम एज अ गाइड यूज करते हैं ताकि हम इस डेटाबेस के माध्यम से हम किसी भी पर्टिकुलर मतलब रिसर्च कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जितनी प्रीवियस सर्चेज हुई हैं उस सारे सर्च को हम वेब ऑफ साइंस पे देख सकते हैं। और ये जो डेटाबेस है वो वर्ल्ड लेवल का डेटाबेस है और मोस्ट ट्रस्टेड यानी कि जिसपे हम बहुत अधिक विश्वास कर सकते हैं। और क्योंकि इस पे जो भी जर्नल्स या जो भी हमारे पास सोर्सेस अवेलेबल होते हैं, जो भी हमारे डेटा अवेलेबल होते हैं वो बहुत ही रिलायबल, बहुत ही प्रामाणिक होते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें क्रीडो रेफरेंस की तो क्रीडो रेफरेंस भी इस पे विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट के बारे में डेटा अवेलेबल है जैसे कि एनिमेशन से रिलेटेड है या फिर हेल्थ से रिलेटेड है या फिर फोटोग्राफ से रिलेटेड है। तो ये डिफरेंट टाइप के डेटा का संग्रह है और क्रीडो रेफरेंस के माध्यम से हम विभिन्न फील्ड्स के डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम एप्सको की बात करें तो एप्सको भी डेटाबेस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। एप्सको और वेब ऑफ साइंस के माध्यम से हम कोई भी रिसर्च वर्क बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। ये बहुत ही रिलायबल और बहुत ही प्रामाणिक डेटाबेस हैं जिनका प्रेजेंट इरा में हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर रिसर्च पर्पस।
तो ये हमने डिस्कस किया कि रेफरेंस सोर्सेस क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या हैं और इनके यूज क्या है, इनके नीड्स क्या हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।